डीसी की मूवीज डार्क होती हैं, लेकिन क्या द बैटमैन की मूवी डार्क कही जा सकती है? हमारे ख्याल से नहीं। हाँ, अगर 2 बल्ब और जला लिए होते तब जाकर ये मूवी डार्क वाली कैटेगरी में बेशक आ जाती। अब आप पूछेंगे भाई कहना क्या चाहते हो? आइए इस बात को समझने के लिए द बैटमैन का मीम में रिव्यू किया जाए, मगर उससे पहले आपको बताए दें कि ये रिव्यू किया है हमारे साथी दर्पण ने, तो आगे के तमाम शब्द उन्हीं के। सबसे पहले फटाफट मोड में स्पॉइलर मुक्त कहानी समझते हैं। एक शहर जिसकी दशा, दिशा और नाम तक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के गोलम सरीखी है। अच्छा है कि डीसी की कहानियां किसी दूसरे यूनिवर्स में होती हैं, वरना इसके भी क्लाइमेक्स में आपको ध्वस्त होती स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और आपदाग्रस्त न्यूयॉर्क सिटी दिखती। तो इस दरकते शहर गोथम को ढहने से बचाने के लिए है सुपर हीरो जो हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए कई जगह उसके साए भर से गुंडों में दहशत है, या मे बी सुपर हीरो ही वो साया भी है। अब डार्केस्ट टाइप स्क्रिप्ट्स में ब्राइटनेस तो पहले ही कम रहती है, फिर ऐसा सुपर हीरो स्क्रिप्ट का कॉन्ट्रास्ट भी कम कर देता है। आपको समझ में नहीं आता कि ब्लैक कहाँ है, व्हाइट कहाँ, हीरो कौन, विलन कौन, और तब दिक्कत आती है क्लाइमेक्स में। क्रिएटर के लिए विलन भारी पड़ जाता है। लीड कैरेक्टर, साइड कैरेक्टर्स, विलन सभी डीसी यूनिवर्स से हैं। बेशक मूवी की कहानी कॉमिक्स से अलग हो, लेकिन कैरेक्टर्स के ट्रेट्स सेम कॉमिक्स वाले हैं। न्यू बैटमैन के प्रशंसक इस मूवी को देखे बिना भी जानते हैं कि रिडलर बैटमैन से पहेलियां बूझने को कहता है। इन्हें बूझते बूझते बैटमैन विलन से होता हुआ अंततः खुद तक की यात्रा करता है। बात यह है कि बैटमैन सुपर हीरो होते हुए भी सुपर हीरो नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई स्पेशल पावर्स नहीं है। ऐसा ही एक भारतीय सुपर हीरो भी है, सुपर कमांडो ध्रुव। इंटरेस्टिंगली रिडलर से इंस्पायर्ड सुपर कमांडो ध्रुव का भी एक विलन है, क्विज मास्टर। तो बैटमैन की यही सुपर हीरो के बजाय एक आम हीरो वाली इमेज स्टैब्लिश करने में क्रिस्टोफर की ट्रायलॉजी बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन कमाल ये कि दी बैटमैन इस इमेज को एक नॉच ऊपर पहुंचा देती है और काफी हद तक सफल भी होती है। रॉबर्ट पैटिंसन द्वारा अभिनीत बैटमैन छोटे मोटे गुंडों से भी पिट जाने में कोताही नहीं बरतता, और हाँ, नोलन के बैटमैन के इतर ये बैटमैन अहंकारी नहीं समावेशी है, या मेटाफर में कहें तो आयरन मैन कम कैप्टन अमेरिका ज्यादा है। वो हुड लगाकर घूमता है, फिगरेटिवली और लिटरली भी गोथम वासियों को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता हुआ दिखता है। जोकर और रिडलर डीसी यूनिवर्स में बैटमैन के लिए वही हैं जो डायमंड कॉमिक्स वाले यूनिवर्स में साबू और चाचा चौधरी के लिए राका है। क्रिस्टोफर के दी डार्क नाइट के जोकर से दी बैटमैन के रिडलर की तुलना की जाए तो पॉल फ्रैंकलिन ने भी रिडलर और एडवर्ड नेस्टन का रोल बड़ा कमाल निभाया है, खासतौर पर क्लाइमेक्स के अंतिम कुछ मिनटों में। लेकिन वाई सो सीरियस वाला वो मोजो मिसिंग है, वो कूलत्व मिसिंग है, वो सीटी मार डायलॉग्स भी यहाँ पर मिसिंग है। हालांकि रिडलर के डायलॉग भी फिलोसॉफिकल हैं, लेकिन वो एकेडमिक्स के लिहाज से फिलोसॉफिकल हैं, कोट और वन लाइनर बनने से वो चूक जाते हैं। जोकर के चलते हीथ लेजर अमर हो गए, वॉकिंग फिनिक्स ऑस्कर पा गए। रिडलर के चलते पॉल फ्रैंकलिन ऐसा कुछ कर पाएंगे या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन वो बेहतरीन अभिनय करने के बावजूद दर्शकों के वास्ते वो दहशत, वो स्पाइन चिलिंग अनुभव पैदा नहीं कर पाते। जाहिर है इस किरदार की स्क्रिप्टिंग में कहीं ना कहीं कमी रह गई। द बैटमैन की थीम वेंजेंस है, यानी बदला, और थीम की बात इसलिए क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन की तीनों बैटमैन मूवीज की थीम है। बैटमैन बिगिंस की फियर, द डार्क नाइट की केओस और द डार्क नाइट राइजेस की पेन, और हर मूवी में इन मनोभावों से उबरने की बात है। ठीक ऐसे ही मैट रीव्स की दी बैटमैन में भी बदले वाली थीम बेशक पूरी फिल्म के दौरान तारी रहती है। मूवी उसके पक्ष में बात करती है, लेकिन अंत में अचानक से स्टैंड बदलते हुए बताती कि क्यों बदला एक गलत मनोभाव है। यहाँ पर अचानक का कॉनोटेशन नेगेटिव नहीं है और ना ही अचानक मूवी का सरप्राइजिंग एलिमेंट है। मूवी का भाव पक्ष ही नहीं, कला पक्ष भी अंधकार में है। इसके सामने गेम ऑफ थ्रोन्स का लास्ट सीजन भी आपको टाइड का विज्ञापन लगेगा। एक फाइट सीन तो सिर्फ स्टेन गन की रोशनी के चलते दिख पाता है। कमाल का कैमरा और लाइट वर्क है उसमें, अन्यथा भी कैमरा वर्क, सिनेमेटोग्राफी, वीएफएक्स और एडिटिंग सराहनीय है। हालांकि आग से गाड़ी के निकलने वाले क्लीशे सीन भी हैं, लेकिन
शायद डायरेक्टर की जिद के चलते कि मैं इसे अपनी तरह से दिखाऊंगा। अंधकार के चलते मूवी में आपको रंगों का स्पेक्ट्रम नहीं सिर्फ 50 शेड्स ऑफ ग्रे दिखते हैं। लाल पीले टाइप गोविंदा कलर्स के लिए आपको मूवी खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अंधेरे हॉल से बाहर निकलने पर आप जो भी पहला दृश्य देखेंगे वो आपको द बैटमैन से ज्यादा सिनेमैटिक लगेगा। यूं तो इसे स्टैंड अलोन फिल्म के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन बैटमैन फैंस को ये मूवी शायद इस हद तक पसंद आएगी कि एंड का क्लिफहैंगर उन्हें एक उम्मीद की किरण सरीखा दिखे। प्रचार और क्लिफहैंगर के मेल से पैदा हुई यही काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच डीसी और बैटमैन फैंस के लिए उदासीनता का बायस बनाती है। बैटमैन की या ये कहे कि ब्रूस वेन की किसी भी नई मूवी की बात आएगी तो साथ में सवाल आएगा इस मूवी में कौन से नए गैजेट इस्तेमाल किए गए हैं। मार्वल फैंस को इट में साउंड लाइक आयरन मैन। ब्रूस वेन भी अरबपति है, अनाथ लेकिन अरबपति। इस मूवी में भी ध्यान रखा गया है कि बैटमैन के गैजेट्स रिपीट ना हो, चाहे दीवार पर वर्टिकली भागना हो, उड़ने वाला पैराशूट हो या गाड़ी हो। और इन सभी गैजेट्स में एक और चीज नहीं है कि ये सारे गैजेट्स पुराने जंग खाए दिखते हैं, क्रिस्टियन बेल की तरह चमचमाते नहीं। फिल्म का पहला हाफ किसी साइको थ्रिलर या सीरियल किलर मूवी सरीखा है। 7 की याद दिलाता है। बेशक द बैटमैन एक जासूसी मूवी की तरह प्रमोट की गई है और बैटमैन और रिडलर को रिस्पेक्टिवली शर्लॉक होम्स और प्रोफेसर जेम्स मोरियारिटी की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन फिर रिडलर और बैटमैन की फिजिकल भिड़ंत दिखाना भी जरूरी है, तो अपने स्पेक्ट्रम को बढ़ाने के लिए फिल्म पर्याप्त लंबी हो जाती है। अब आप कहेंगे भाई सब छोड़ो, ये बताओ मूवी कैसी है, देखें या फिर ना देखें। इसका उत्तर यह है कि इस मूवी पर ओपिनियंस का ध्रुवीकरण है, पोलराइजेशन। लेकिन अन्य मूवीज में अगर ध्रुवीकरण होता है तो यूं होता है कि या तो लोगों को मूवी बहुत अच्छी लगती है या बहुत बुरी लगती है। वन टाइम वॉच या ओके ओके वाली समीक्षा कमी आएगी उन मूवीज के लिए। जबकि दी बैटमैन को लेकर जो दो पोल्स, जो दो ध्रुव बने हुए हैं, उनमें से एक है जिन्हें मूवी बेहंतिया पसंद आएगी और दूसरे जो मूवी देखने कतई नहीं जाएंगे, कितना ही उनको आप कन्विंस कर लीजिए। तो ये थी द बैटमैन की हमारी रिव्यू। इसे आपके लिए लिखा है हमारे साथी दर्पण ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।